हेलो एस्पिरेंट्स। हम राजस्थान सेट के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आज हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे और ऐसे करते करते हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए, जो आपके राजस्थान सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज के 20 क्वेश्चंस आपके मतलब बेसिक, ज़्यादा बेसिक भी नहीं है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, जो आपके राजस्थान सेट का लेवल है। और ये क्वेश्चंस बेसिकली जो आपके प्रीवियस ईयर नेट के या सेट के क्वेश्चंस है ना, उनसे उठाए गए हैं। उनके कुछ ऑप्शन से नए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट कम होते हैं बट ऑप्शन से नए क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो हमने ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस बनाए जो आपके उन ऑप्शन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। फर्स्ट आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके आंसर्स देने की। ओके, जूम कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। मैं ये वीडियोस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रोज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब वीक में मैं एक वीक में मैं 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियोस आप देखो। ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, पॉज करके पहले खुद ट्राई करो और समझो उन क्वेश्चंस को। अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है डाउटफुल है या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है उसको बताने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उस पर नया वीडियो लेके आऊँगा, कुछ आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो इजी क्वेश्चन है, इजी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, धीरे धीरे टफ की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है फंक्शनल यूनिट आपकी सार्कोमेयर होती है। सार्कोमेयर बेसिकली आपका जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो सार्कोमेयर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जैसे ये बहुत सारे, एक सार्कोमेयर, दो सार्कोमेयर, तीन सार्कोमेयर, ऐसे सार एक से ज्यादा सार्कोमेयर क्या बनाते हैं आपके, मायोफिब्रिल्स। तो यहाँ पे मायोफिब्रिल्स भी आपका क्लियर हो गया। मायोफिब्रिल क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सार्कोमेयर्स। मायोफिब्रिल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सार्कोमेयर। ओके। और ये जो दो लाइंस हैं, ठीक है, ये इनको हम जेड लाइन बोलते हैं। तो इनके बीच में दो जेड लाइन से एक सार्कोमेयर बनता है, ऐसे ही जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन। तो ये आपका मायोफिब्रिल बन गया। इजी है। सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा आपका जो मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पे, मसल सेल पे। मसल सेल पे जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सार्कोलेमा। और एक्टिन आपका क्या होता है, देखो एक्टिन को मैं अगर आपको समझाऊं तो एक्टिन क्या होता है, यहाँ पे समझना। एक्टिन आपका एक थिन प्रोटीन है। क्या है, थिन प्रोटीन है। ओके। और ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, किसके साथ मिलके, मायोसिन के। मायोसिन क्या है, थिक प्रोटीन, ये आपको पता होगा। अब थिन प्रोटीन की हम बात करते हैं तो और कौन कौन से थिन प्रोटीन होते हैं जो एक्टिन के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वो आपका एक हो गया ट्रोपोमायोसिन और एक हो गया ट्रोपोनिन। ये दोनों भी आपके थिन प्रोटीन है। ओके। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट होते हैं, टीपी, टी टीपीसी, ठीक है, टीपीटी और टीपीआई। वो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक ट्रोपोनिन का क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया तो उसमें हम ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ट्रोपोमायोसिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे धागा जैसा होता है। ये आपके ट्रोपोनिन को और एक्टिन को कवर करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका थिन प्रोटीन की हम बात कर लेते हैं। और थिन प्रोटीन में दो चीज और आती है, एक आती है आपकी नेबुलिन, एक आती है आपकी टीटिन। अब नेबुलिन आपका एक बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है, बेसिक सा प्रोटीन है जो आपके एक्टिन को हेल्प करता है, किसको, एक्टिन को हेल्प करता है किस चीज में, स्टेबिलिटी में। एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको हेल्प करता है ये लेंदन में, एक्टिन की लेंथ को मेंटेन करने में। और स्टेबिलिटी में कौन हेल्प करता है, आपका नेबुलिन। और टीटिन का क्या काम है, टीटिन एक स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये आपके मायोसिन और एंड जेड लाइन को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या बताया। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.5x पे या फिर 1.25x पे करके चला लो, थोड़ा आपको फास्ट लगेगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए।
तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, एक्टिन, एक्टिन एक थिन फिलामेंट है, थिन प्रोटीन फिलामेंट है। इसके साथ साथ दो फिलामेंट्स और रहते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन की बात हमने की, ट्रोपोनिन तीन तरह के होते हैं, टीपीसी, टीपीआई और टीपीटी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। ट्रोपोमायोसिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। थिन फिलामेंट में नेबुलिन और टीटिन भी आता है। क्या बोला मैंने, थिन फिलामेंट में नेबुलिन और टीटिन भी आता है। नेबुलिन क्या है आपका, नेबुलिन आपका एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। और किसको स्टेबिलिटी देता है, एक्टिन को, और एक्टिन की लेंथन में भी हेल्प करता है। टीटिन का क्या काम है, टीटिन एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो मायोसिन और जेड डिस्क या फिर जेड लाइन को पकड़ के रखता है, ठीक है। एक स्प्रिंग जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंदन होता है, तो उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये किसका काम है, टेटिन का। तो इतना आप ध्यान रखो इस क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर था सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर में हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, और आने वाले क्वेश्चंस और डीप हैं तो उनमें और हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ बताओ, विच एनर्जी सिस्टम सर्व्स एज प्राइमरी सोर्स ड्यूरिंग अ 100 मीटर स्प्रिंट परफॉर्मेंस। 100 मीटर की स्प्रिंट में कौन सा एनर्जी सिस्टम आपका यूज होता है? तो आप बोलोगे सर सिंपल सा क्वेश्चन है, एटीपी, पीसी सिस्टम या सीपी सिस्टम, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फोस्फोक्रेटिन, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है इसकी, ठीक है। एटीपी की, एडीपी की और एएमपी की, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो जो आपका एटीपी होता है वो आपके स्टार्टिंग में 3 to 6 सेकंड तक एटीपी काम करता है, उसके बाद थोड़ा सा पीसी का काम आ जाता है, फोस्फोकेरेटिन का। तो ये बेसिकली लगभग 9 से 10 सेकंड तक चल जाता है आपका एटीपी पीसी सिस्टम, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये आपका 1 मिनट तक चलता है, 1 से 2 मिनट तक भी चल जाता है, ठीक है। और एरोबिक आता है 2 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 2। ध्यान रखना इसको। और लैक्टिक एसिड सिस्टम आपके एनारोबिक का दूसरा नाम है। किसका नाम है, लैक्टिक एसिड सिस्टम आपका एनारोबिक का दूसरा नाम है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, पढ़ो, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट डिटरमाइंस विच फिजियोलॉजिकल मेजर। कल की क्लास में मैंने अच्छे से बताया था, अगर आपने नहीं देखी देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है जिसमें मैंने फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म की बात की, स्ट्रोक वॉल्यूम को अच्छे से समझाया है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट बेसिकली क्या बनाता है आपका, कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, बेसिक सी बात है, कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। और हार्ट रेट आपकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन, कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट बोल दो, कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, तो आपकी हो गई हार्ट रेट। इजी सा कॉन्सेप्ट है, या तो ये सब आपको पता भी होगा। टाइडल वॉल्यूम की हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो आप जैसे अभी आप क्लास देख रहे हो, आप रिलैक्स की सिचुएशन में हो, रेस्ट की सिचुएशन में हो, तो आपकी जो ब्रीथिंग चल रही है अभी, वो आपकी टाइडल वॉल्यूम होगी, और वो कितनी होती है, 500 ml। कार्डिक आउटपुट मैंने बता दिया है, इसका सही आंसर भी कार्डिक आउटपुट है। ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर जो आपकी आर्टरीज पे, आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लगता है ना, कब, जब जैसे ही ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तब आपके आर्टरीज पे जो प्रेशर लगता है, तो वो क्या है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक आपका सिस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है, और जब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ध्यान रखना है इसको, पूछ सकते हैं ये सब चीजें आपसे। अब हम बात कर रहे हैं वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी बेसिकली आपकी, जो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब जो आप ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो एयर आप कंज्यूम कर रहे हो ना, वो आपकी किस में आएगी, वाइटल कैपेसिटी में। तो आप कौन कौन सी एयर कंज्यूम करते हो, एक तो आपकी टाइडल वॉल्यूम हो गई, ठीक है, हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, साथ में इसके साथ में आईआरवी प्लस ईआरवी। अब टाइडल वॉल्यूम तो हमें पता है, ठीक है, नॉर्मल हो गई। आईआरवी क्या होता है, इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है
आपने इनहेल किया, टाइडल वॉल्यूम चल रहा है आपका, आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना इनहेल कर रहे हो, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन फोर्सफुली कितना आप इनहेल कर पा रहे हो, वो आपका क्या होगा, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या बोलता है आपका, जब आपने टाइडल वॉल्यूम जैसे आपका चल रहा है और आपने एक्सहेल किया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना और एक्सहेल कर रहे हो, तो आपका आ जाएगा ERV, ठीक है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो इन तीनों से मिलके क्या बनता है आपका, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू, स्टेटमेंट में भी दे सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे भी आ सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। स्लो ट्विच मसल फाइबर टाइप 1, स्लो ट्विच को हम टाइप 1 भी बोलते हैं और इनको रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली कैरेक्टराइज बाय, मतलब सबसे ज्यादा जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो किस चीज की पहचान देते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताओगे इसमें, हाई ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी, या फिर रैपिड फोर्स प्रोडक्शन, या फिर हाई रेजिस्टेंस टू फटीग, और लो माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हाई माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी होती है किसमें, रेड मसल फाइबर्स में। रैपिड फोर्स प्रोडक्शन ये किसमें होता है, टाइप 2 में, या फिर हम वाइट मसल फाइबर्स की बात करते हैं। और हाई ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी भी सेम टाइप टू में होती है, जिसमें आपका जो 1 से 2 मिनट तक आपको वर्कआउट करने में हेल्प देती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्लो ट्विच की। तो स्लो ट्विच आएगा आपका हाई रेजिस्टेंस फटीग में, मतलब ज्यादा देर तक आप काम कर पा रहे हो। एंड्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, क्या बोला मैंने, एंड्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज किसमें आएगा आपका, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में, जिसको यहाँ पे इस क्वेश्चन ने ऐसे दिया है, हाई रेजिस्टेंस टू फटीग, फटीग से लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक रेजिस्टेंस देना, ठीक है। तो किस में आ जाएगा वो, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ इसको। द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्वाइट ब्रेथ इज कॉल्ड, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन अभी हमने बात की है, क्या है, टाइडल वॉल्यूम। रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है, देखो पहले में वाइटल कैपेसिटी जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस आई आर वी, ठीक है। ये क्या होता है आपका वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी में आएगा आपका वाइटल कैपेसिटी प्लस आपका रेजिडियल वॉल्यूम। अब बोलोगे सर ये रेजिडियल वॉल्यूम क्या है, रेजिडियल वॉल्यूम है आपका ये, जिसमें आपने आपके लंग्स में फोर्सफुली आपने अपनी जो गैसेस हैं उनको आपने एक्सहेल किया, उसके बाद भी आपकी जो एयर की वॉल्यूम बची है ना लंग्स में, वो आपका आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर से बताता हूँ, सुनना एक बार ध्यान से। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुली इंस्पायर और फोर्सफुली एक्सपायर, मतलब फोर्सफुली आपने सांस ली, फोर्सफुली छोड़ी, वो आ गया वाइटल कैपेसिटी में। टोटल लंग कैपेसिटी में आपका आ गया वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, वो जो हमारे लंग्स में हमेशा अवेलेबल रहती है, जिनको जिसको ना हम छोड़ पाते ना ले पाते, मतलब है तो है। और ये लगभग कितना होता है आपका, 1100 ml से लेके 1300 ml के बीच में रहती है, हमेशा लंग्स के अंदर ही रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रेगुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन ट्रैकिकार्डिया इन ट्रेन एथलीट्स। लॉन्ग टर्म रीजन क्या है इसका, लॉन्ग टर्म एरोबिक एक्सरसाइज इंक्रीजेस कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट। देखो रेगुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, आपकी हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट जिसकी हम बात करते हैं, वो क्या होता है, कम हो जाती है। और हार्ट रेट कम होना, ठीक है, 60 से कम होना, <60 उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो ये तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया, ट्रैकिकार्डिया बोला। ट्रैकिकार्डिया में तो क्या होता है, जो आपकी हार्ट रेट है वो मोर देन 100 हो जाती है, किसे 100 से ज्यादा, तो ट्रैकिकार्डिया होता है <60 ब्रेडिकार्डिया। और इस चीज को हम बोलते हैं एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं, एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया। ओके, ध्यान रखना इसको, <60 हो जाती है।
नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो आपकी जो कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम है ड्यूरिंग रेस्ट वो इंक्रीज हो जाती है। हाँ, कल भी हमने ये पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखी होगी। क्योंकि रिपीटेटिव, अगर बार बार आपका वेनस रिटर्न ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो इसके इफेक्ट्स हमें ड्यूरिंग रेस्ट भी देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसका असेशन तो है गलत, रीजन है सही। तो इसका क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को 1 मिनट दो, ठीक है? आप जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं हमारा? ऑक्सीजन डेट इनकर्ड, इसको डेट बोलते हैं ना कि डेप्थ, ठीक है? ऑक्सीजन डेट इनकर्ड ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज साइंटिफिकली रेफर्स टू एज। क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन डेट को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? मतलब ऑक्सीजन डेट जो आया था ना वो 1920s में आया था, ठीक है? ए वी हिल करके कौन था, उसने दिया था। एक बार आप नाम चेक कर लेना, मैं नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, ठीक है? तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन डेट। अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो है इपॉक, ठीक है? इपॉक एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। देखो अब ये क्या होता है ना, अच्छे से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, बट ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा। देखो, जब आप, एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनना मेरी। जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है? आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपने इनिशियली एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। कब इनिशियली एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है? तो आपका हार्ट रेट हुआ और ऑक्सीजन हुआ, सब आप तेज 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 लोगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपके, मतलब पूरे होम्योस्टेटिस में चेंजेस आ जाएंगे, ये आपको पता है। तो जो ऑक्सीजन एकदम से बढ़ेगा, बॉडी तो उस डिमांड को एकदम से फुलफिल नहीं कर पा रही ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो धीरे धीरे बैलेंस में आता है, होम्योस्टेटिस में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, नहीं आ रहा वो अभी एकदम से। तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए बॉडी कुछ डेट्स लेती है, ठीक है? तो उसको ही हम ऑक्सीजन डेट बोलते हैं, जो हमें बाद में फुलफिल करना होता है। दोबारा सुना मैंने क्या बोला? इनिशियली आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की, ठीक है? उस टाइम आपके क्या, ऑक्सीजन डेफिसिट में आपकी बॉडी चले गई। किसमें? डेफिसिट में। डेफिसिट में इसलिए चले गई क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाई। उन डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए बॉडी वापस ऑक्सीजन डेट का यूज लेती है। मतलब जो भी उसको ऑक्सीजन डेट का यूज क्यों लेती है? क्योंकि होम्योस्टेटिस में तो लाना है, डिमांड को मैच करना है। डिमांड जो है आपकी बॉडी की कि ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए, तो उतना ही सप्लाई देना पड़ेगा इसको, ठीक है? उस डिमांड को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगी, होम्योस्टेटिस की पोजीशन में आएगी बॉडी। तो वही चीज़ है, आपकी बॉडी डेफिसिट में जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट उस ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए बॉडी ऑक्सीजन डेट का यूज लेती है, ठीक है, बाद में। और ये कॉन्सेप्ट दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने एकदम से इंटेंसिटी बढ़ाई इस एक्सरसाइज की, या जैसे आपने एक बार और देखा होगा, जब आप एक्सरसाइज करके रुकते हो, ठीक है, वो आपने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की, बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की, उसके बाद भी आप बहुत तेज तेज सांस लेते रहते हो, सांस लेते रहते हो। तो वही है, आपकी बॉडी उस जो ऑक्सीजन की डेफिसिट था ना उसको बाद में फुलफिल कर रहा होता है। तो उसी को ही हम ऑक्सीजन डेट बोलते हैं, मतलब जो डेफिसिट लिया था उसको ही पे बैक करना, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इपॉक एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है? इसका ध्यान रखना। VO2 मैक्स क्या होता है आपका? मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है? कितना आप मैक्सिमम ऑक्सीजन ले पाते हो, ठीक है, इन मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? VO2 मैक्स। ओके, देखो, हर जगह मिनट से कंपेयर भी नहीं करते बाकी, पर हम किसी भी चीज को एक ड्यूरेशन को फिक्स करते हैं, इसलिए हम मिनट में इसको देखते हैं। नहीं तो आप ऑक्सीजन तो ले रहे हो, पर आप ड्यूरेशन तो देखोगे ना, आप कितनी ड्यूरेशन में ले रहे हो वो चीज, तो आपका वो 1 मिनट ली जाती है। ओके, तो VO2 मैक्स आप ध्यान रखना। ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन, ये क्या होता है आपका? ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन, ये बेसिकली जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो उस लैक्टेट के एक्यूमुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन, ठीक है? और ये कितना होता है? 4 मिलीमोल,
ठीक है, 4 मिलीमोल, इसका ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेटरी कोशेंट, इसको हम एक नाम से, और एक नहीं, इसके दो नाम और है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, लिख लो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, और दूसरा आर वैल्यू। ठीक है, ये दोनों ही इसके नेम है रेस्पिरेटरी कोशेंट के। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये रेशो है आपके, क्या है, रेशो है कि आपकी बॉडी कितना CO2 रिलीज कर रही है और O2 कंज्यूम कर रही है, उसका रेशो है। और इसका फॉर्मूला यही है, VCO2 और VO2, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट का फॉर्मूला, इसको भी आप ध्यान रखना। ओके, उसके दूसरे नाम ये मैंने बता दिए हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी? ये क्वेश्चन तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच एंजाइम ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हमें पूरी स्टेप्स वगैरह पढ़नी होती है, तब जाके आपको चलेगा एक चीज़ें, और इम्पोर्टेंट भी है, बट आपके सेट के एस्पेक्ट से आपको ये इतना पता होना इनफ है, ठीक है। बाकी मैं इस टॉपिक को एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब भी हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे, या फिर आपकी कभी डिमांड आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ठीक है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग ATP CP 0 to 10 सेकेंड, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस 30 to 90 सेकेंड्स, और एरोबिक more than 3 minutes। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट में सेकंड और सेकंड में थर्ड, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज विद इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये तो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, जो हमारे राजस्थान सेट में पहले आ चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें सीक्वेंस में था। तो अगर आपको सीक्वेंस भी पता है, सबसे लास्ट में एल्वेली आती है, उसके पहले ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आपका ब्रोंकी, एंड सबसे पहले आता है आपका ट्रैकिया। तो ट्रैकिया आता है, फिर आपका ब्रोंकी आता है, फिर आता है आपका ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद आता है आपका एल्वियोलाई, या फिर एल्वियोली, जो भी आप बोलते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो बोल सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, VCO2। अच्छा, जो मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था वही, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द कंजप्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कंजप्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट द सेलुलर लेवल इज नोन एज। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, या फिर हम इसको रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। देखो, इसका वो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो जो फ्यूल बनाते हैं, ठीक है, फ्यूल बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रेशो किससे ये लेते हैं? तो ये जैसे आपका फैट से आता है आपका 0.70 करके, और कार्ब से आता है आपका 0.1, और प्रोटीन से अभी तक पूछा नहीं गया है, तो प्रोटीन से आपका आता है लगभग 0.82 से 0.83 के आसपास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ऑक्सीजन डेफिसिट में बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर ही लिया है। मिनट वेंटिलेशन की हम बात करते हैं। मिनट वेंटिलेशन क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल, क्या होता है आपका, मिनट वेंटिलेशन होता है। इसका फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला पूछा जाता है, तो फॉर्मूला आपका है टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। क्या है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, ये किसका फॉर्मूला है, मिनट वेंटिलेशन का, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन रेगुलेट्स स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑन थिन फिलामेंट? बताओ, कौन सा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो रेगुलेट करता है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन को? ठीक है, तो इजी है, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बताया ये चीज, ठीक है। मायोसिन आपको पता है, मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट। और ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, धागे जैसा है।
ट्रोपोनिन और टीटिन। टीटिनिन मैंने बताया स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, ये कनेक्ट करके रखता है आपको मायोसिन को और जेड डिस्क को। और ट्रोपोनिन आपका छोटे छोटे तीन स्ट्रक्चर रहते हैं ट्रोपोनिन के, ये भी थिन फिलामेंट में आता है। ठीक है, एक आपका टीपीटी होता है, ये ऐसे बाइंड रहता है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीटी, ठीक है, और टीपी आई। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, जो टीपीसी होता है ना, वो जैसे ही कैल्शियम आता है तो वो जो ट्रोपोमायोसिन के वो रिमूव कर देता है और वो फिर जाके आपका मायोसिन से जाके अटैच हो जाता है। तो टीपीसी पे ही जो आपका कैल्शियम आता है ना, कैल्शियम कहाँ से आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कैल्शियम आके आपके टीपीसी पे जाके लगता है, ट्रोपोनिन के कहाँ पे, टीपीसी पे जाके आपका लगता है। तो वो आपका हो गया, इसका आंसर हो गया टीपीसी। और टीपीसी में भी ट्रोपोनिन करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। टीपीटी बेसिकली ये आपका ट्रोपोमायोसिन से कनेक्ट करके रखता है टीपीटी, और टीपीआई ये इनहिबिशन का रोल प्ले करता है, मतलब मायोसिन से अटैच नहीं होने देता ये। तो ये बेसिक से रोल है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड लैक्टेट exceeding which contraction generally defines the onset of blood lactate accumulation। अभी मैंने बताया 4 मिलीमोल, ठीक है, तो ये तो आसान है, बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द Krebs cycle and electron transport chain occurs in which cellular organelle। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं, ये दोनों किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, एंड आपका जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है आपका, वो होता है आपका सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, सार्कोप्लाज्म बेसिकली जो आपका साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल ही बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, ठीक है। इसी ध्यान रखना, राइबोसोम्स आपका आरएनए वगैरह को कंसिस्ट करके रखता है, तो ये अपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्गी अपैरेटस ये बेसिकली आपका शिपिंग, ऐसे समझो शिपिंग और आपका डिलीवरी का काम करता है, ठीक है, पैकेजिंग का काम करता है। किसका, शिपिंग और पैकेजिंग का। इसमें क्या होता है, जो आपकी मसल्स है ना, जो टीयर होती है ड्यूरिंग, जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और मसल्स टीयर होती रहती हैं, ठीक है, मसल सेल्स टीयर होते रहते हैं, तो उनके रिपेयर के लिए ये न्यू प्रोटीन्स भेजता है। क्या करता है, न्यू प्रोटीन्स भेजता है, कौन, गोल्गी अपैरेटस। इसका आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन VO2 मैक्स इज ऑनसिडर्ड। हाँ ये गलत हो गया, ये देखो इसका सी है ना, यहाँ पे आ गया है, तो ये कंसिडर्ड होता, ठीक है, वही मैं सोच रहा था ये क्या हो गया। मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन VO2 मैक्स इज कंसिडर्ड द सिंगल बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एरोबिक फिटनेस। किसकी, VO2 मैक्स की बात कर रहा है। यस, VO2 मैक्स है आपका एरोबिक फिटनेस को मेजर करने के लिए बेस्ट है। रीजन क्या दिया गया है, VO2 मैक्स मेजर द मैक्सिमम रेट एट विच द बॉडी कैन ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज। यस, दोनों करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बताओ विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू इनिशिएट अ मसल एक्शन पोटेंशियल। इजी है, कौन सा, एसिटाइल को, एसिटाइल कोलिन क्या हो, देखो ये आपका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से आता है। कहाँ से आता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से आता है, जाता कहाँ है, उसके बाद ये आता है आपका साइनेप्टिक, एक मिनट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये आपके मसल्स के रिसेप्टर्स को हिट करता है, मसल के रिसेप्टर्स को हिट करता है। मसल के रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके एक सिग्नल जनरेट करते हैं, वो सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और वो जाते हैं आपके कहाँ पे, अंदर, कहाँ पे, वो किसको हिट करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो वो सिग्नल रिसीव करता है तो आपका कैल्शियम रिलीज करता है। कैल्शियम रिलीज करने के बाद वो कैल्शियम आपका कहाँ आता है, कैल्शियम आता है आपके ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन से वो आपका किसको हटा देता है, ट्रोपोनिन सी को हटा के फिर मायोसिन, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी,
कहाँ पे थे हम, हाँ। ट्रोपोनिन सी को हटा के वो ट्रोपोमायोसिन हट जाता है, ट्रोपोमायोसिन से फिर एक्टिन मायोसिन कनेक्ट हो जाते हैं और वो क्रॉस फ्रीज फॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर पूरा आपका प्रोसेस चलता है। क्या का किसका, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ही पार्ट है बेसिकली ये। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, बेसिक है ये, आपको पता है ना इतना कि न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और वो कैसे ट्रोपोनिन को, तो उसके बाद तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। देखो डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को अपन एड्रेनलिन भी बोलते हैं, तो सेम ही चीज है। ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ध्यान रखना। ये तीनों, ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ध्यान रखना इस चीज को। डोपामिन बेसिकली आपका मोटिवेशन वगैरह, हैप्पीनेस वगैरह के लिए आता है, और ये आपका, ये भी बेसिकली हैप्पीनेस के लिए काउंट किया जाता है, बट आपका स्लीप, डाइजेशन, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा काम में आता है सेरोटोनिन। और एपिनेफ्रिन आपका फाइट फियर फ्लाइट की सिचुएशन में आता है, रेडीनेस की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब भी आप एकदम से रेडी होते हो ना, तो एपिनेफ्रिन। अब देखो एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, आपने पढ़ा होता, स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो हार्ट रेट आपकी बढ़ रही है, कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ रहा है, बट कार्डिक आउटपुट बढ़ने का एक और रीजन है, और रीजन क्या है, वो है ये एपिनेफ्रिन। कि हार्ट के अंदर, मतलब जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है ना कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किए, आपकी बॉडी रेडीनेस स्टेट में है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली हार्मोन्स को रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स को, नॉन एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन को, तो वो आपके जो स्टडीनेस को, जो आपके फाइट फियर फ्लाइट स्टेट को है, वो और इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मसल सोरनेस दैट पीक्स 24 to 72 hours after unaccustomed eccentric exercise is termed, मतलब सिंपल सी भाषा में ये बोला है कि जब 24 से 72 घंटे के बाद आपको जो दर्द होता है, 24 से 72 घंटे के अंदर जो आपको दर्द होता है एक्सरसाइज करने के बाद, कोई न्यूली स्टार्ट एक्सरसाइज किया आपने, ठीक है, उसके बाद जो आपकी मसल से पेन होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। अभी ये बेसिकली होता क्या है, डोम्स का कॉन्सेप्ट, जब भी आप कोई न्यू एक्सरसाइज करते हो, बहुत दिन बाद एक्सरसाइज करते हो, तो आपका क्या होता है, मसल के जो फाइबर्स है ना, क्या मसल के जो फाइबर्स है ना, वो स्ट्रेच होते हैं, और स्ट्रेच होने के साथ साथ वो क्रैक होते हैं, क्रैक होने के साथ साथ वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन तो नहीं, क्रैक ही समझ लो आप, ठीक है। तो अब वो जो क्रैक होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन आने चालू हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब मसल्स के फाइबर्स में इन्फ्लामेशन आता है ना, तो जो नर्व सेल्स हैं आपके, जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो नर्व्स है ना आपकी, नर्व्स क्या होती हैं, वो प्रेशर फील करती हैं, और जो प्रेशर फील करती है ना, उन्हीं की वजह से आपको पेन होता है। समझ में आया क्या बोला आप, कोई आपने न्यू एक्सरसाइज की, उसके साथ आपको क्या हुआ, मसल्स स्ट्रेच हुई है, क्रैक हुई है, उसमें इन्फ्लामेशन आता है, ठीक है, स्वेलिंग आती है, उसके साथ साथ जो नर्व्स हैं वो वहाँ पे क्या करती है, प्रेशर फील करती है, प्रेशर फील होने से, ठीक है, पेन होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेन होता है, और उसी पेन को हम इसमें काउंट करते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है। और जो इन्फ्लामेशन फील होता है ना आपको, उसी में जब भी आपने देखा होगा, आप फर्स्ट डे जिम जाओ, तो आपको लगता है आपकी बॉडी पंप पंप आ रखा है, तो वो पंप नहीं है, वो इन्फ्लामेशन है, टेम्परेरी है, वो 5 से 7 दिन बाद खत्म हो जाता है वो, और ये आपने नोटिस भी किया होगा, उसके बाद आपको मन भी नहीं करता एक्सरसाइज करने का, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा, पंप ही नहीं फील हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which hormone is primarily responsible for stimulating red blood cell production? इज ये हाई एल्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं हम, किसमें, हाई एल्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं क्या, एरेथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन के लिए, आपका इंप्रूवमेंट के लिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो को जाके इंपैक्ट करता है, वहां से फिर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ये भी एक पूरी साइकिल है, ठीक है, तो वो हम जब पढ़ते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड पढ़ते हैं। सो कोर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, इंसुलिन आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है, डायबिटीज रिलेटेड हार्मोन है, और थायरोक्सिन ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हम कभी हार्मोन्स पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्रैंक स्टार्लिंग लो, देखो जो मैंने कल क्वेश्चन बताया था आपके यूज, जब मैं आपका ये सेट का करवा रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट से रिलेटेड, तो मैंने उसको उस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में आपका फ्रैंक स्टार्लिंग लो पूरा समझाया था, जो आपका फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म होता है वो पूरा समझाया था, आप वो जाके देखो, समझ में आएगा आपको। हाउ क्या है क्वेश्चन, तो
फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट स्टेट्स दैट स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन, देखो जब भी आपका ब्लड ज्यादा आएगा किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा ब्लड आता है उतना ही तेज हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो वही उसी चीज से रिलेटेड है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, कि आपका जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यही आपका फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है। और एक इसके रिलेटेड है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इसमें हम ओनली 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर जुड़े रहते हो ऐसे ही, ठीक है, वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, और मेरे को लगता है कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है वीडियोस बनाने का, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेके आऊंगा, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें लगता है बहुत ठीक है, हम कर लेंगे, बट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के साथ साथ एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपने नेट का पैटर्न देख लिया होगा लास्ट 2 इयर्स का, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं, साइकोलॉजी से। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी से। एक तो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी भी आ जाती है इसमें, और आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आ जाती है, तो वैसे ही ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को हम करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि आपका बेस बन जाए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को समझने के लिए, अदर कॉन्सेप्ट्स को हेल्थ एजुकेशन वगैरह के समझने के लिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें जरूरी है समझने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। और अगर आपको कोई सजेशंस देने हो कमेंट सेक्शन में दो, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में नंबर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया उस पर भी आप सजेशंस दे सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।